सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, कश्मीर का मामला इस वक्त इंतहाई पेचीदा हो चुका है कि जब से मोदी हुकूमत ने आर्टिकल 370 और 35A की मनसूखी की और उसके बाद से आज 16वां रोज़ है कश्मीर के अंदर कर्फ्यू नाफिज है। कश्मीरियों के लिए ज़िंदगी इस वक्त अजीरन कर दी गई है भारतीय हुकूमत की जानिब से, वहाँ पर मौजूद फ़ौज की जानिब से BSF की जानिब से। लेकिन जो कश्मीरी अवाम है, कश्मीरी जो क़यादत है, आज भी वो सीसा पिलाई दीवार बने हुए हैं अपने भारत के उन अज़ाइम के ख़िलाफ़। लेकिन एक चीज़ बहरहाल यहाँ पर बड़ी अहम है और वो है आलमी दुनिया का किरदार। आज ही एक बड़ी अहम और बड़ी डेवलपमेंट के तौर पर देखा जा रहा है कि जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बात की सहाफ़ियों से और कश्मीर पर एक बार फिर से सालसी की बातचीत की गई। कहा गया कि वो मोदी और इमरान खान दोनों उनके करीबी दोस्त हैं और वो बात करेंगे और कश्मीर का तनाज़ा दोनों ममालिक के दरमियान सबसे बड़ा और अहम मामला है और इस पर जंगें भी हो चुकी हैं और इस मामले को चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से हल हो। पाकिस्तान की सफारती कोशिशें साबिक़ा दिनों में बड़ी अहम और कामयाब रहीं जब हमने ये देखा कि पाकिस्तान सिक्योरिटी कौंसिल तक इस मामले को लेकर गया और सिक्योरिटी कौंसिल में रशिया जैसे जिसके सबसे ज़्यादा करीब भारत के समझा जाता था मुल्क, उसने भी इस तमाम तर अमल में पाकिस्तान की हिमायत की। बरतानिया की जानिब से बहुत मुस्बत किरदार अदा किया गया और फ्रांस का मामला आपको मालूम है कि भारत के साथ राफेल की पूरी उनकी एक हिस्ट्री है तैयारों की और वो भारत के साथ नजर आए। पाकिस्तान की बहुत एक बड़ी कामयाबी थी। अब भी सफारती कोशिशें भरपूर तरीके से जारी व सारी हैं, लेकिन मोदी हुकूमत जिसके अपनी ही मुखालिफत उनके अपने मुल्क के अंदर ह्यूमन राइट्स की जो तंजीमें हैं वो कर रही हैं, वहाँ की जो अपोजिशन है वो कर रही है, क्योंकि जिस किस्म का हल उन्होंने दिया है शायद ये काबिल अमल और काबिल कबूल नहीं होगा। इस तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करें। वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं कि इस तमाम तर सूरत हाल में अब हल क्या हो सकता है और क्या तमाम तर चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहले तो कसूरी साहब आपका शुक्रिया अदा करते हैं। कश्मीर पर इस वक्त जिस नहज पर यह मामला पहुँच चुका है, इससे पहले भी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सालसी की पेशकश की, भारत की जानिब से बड़ा भरपूर किस्म का इस पर एहतजाज भी किया गया और बात भी की गई। नरेंद्र मोदी ने बात नहीं की, बाकी तमाम लोगों ने इस बात को नेगेट भी किया। अब फिर से सालसी की पेशकश की गई है, अमरीकी सदर की जानिब से कहा गया है कि वो बात करेंगे। इस बात को मुस्बत कहा जा सकता है? देखिए, एक तो बिल्कुल वाज़ेह है कि हिंदुस्तान का ये स्टैंड है कि जी इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होगी। वो कहते जा रहे हैं लेकिन कोई सालसी के सर पे सींग तो नहीं होते। इसी को सालसी कहते हैं ना, कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को पाकिस्तान को 2 दफ़ा रिंग किया है, मोदी साहब को एक दफ़ा उन्होंने अभी रिंग किया है या मोदी साहब ने उनको रिंग किया है। तो अगर यही बात हो रही है ना, पाकिस्तान इंडिया टेम्परेचर कैसे लोअर डाउन करें, पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर ने उनको ये लाजमी कहा होगा कि कश्मीर में जो सिचुएशन है और जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है उसको वो कम करें तो टेंशन कम होगी। तो इसलिए इंडिया तो नहीं मानता, वो कहता नहीं कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन इसी चीज़ को हम मीडिएशन कह सकते हैं। हाँ, अगर मीडिएशन का मतलब है कि कश्मीर का जो खद व खाल है उसके लिए तो दोनों पार्टीज़ को आमने सामने बैठना पड़ेगा, बिकॉज वो डिटेल्स का मामला है। ये कि टेंशन लोअर की जाए, कश्मीर में ह्यूमन राइट्स की पोजीशन बेहतर की जाए, इस पर डेफिनेटली प्रेसिडेंट ट्रंप भी रोल अदा कर सकते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबरान भी उनको करना चाहिए और उन्होंने कुछ ना कुछ डेफिनेटली अपनी कंसर्न दिखाई है। तो अब के 50 साल के बाद मीटिंग हुई है, अगर कुछ वजह ना होती तो ये मीटिंग ना होती। अच्छा, लेकिन आप बात करें मीटिंग के हवाले से, बायलैटरल हमेशा से ये मामला कहता रहा है, भारत के शिमला मुआहदे के तहत भी ये बायलैटरल है, लेकिन बायलैटरल की बात है कि पाकिस्तान से तो मज़ाकरात ही नहीं करना चाहते। जब मज़ाकरात नहीं होंगे, बैठकर बातचीत नहीं होगी, उसके खद्दो खाल के हवाले से कोई बात नहीं हो सकती कश्मीर के मामले पर, ये तो अलग मामला है। अभी तो वो कर्फ्यू तक भी उठा नहीं रहे हैं, तो बातचीत और ये चीज़ें तो बहुत आगे की सर हैं। देखिए, पहली बात है कि हल जो होगा वो तो होगा ही बातचीत से। उसकी वजह बिल्कुल वाज़ेह है। या तो हम ये मान लें
कि आज के दौर में ये मुमकिन है, एक ऐसे मुल्क के लिए जो कह रहा है कि मैं दुनिया के सबसे बड़ी जमहूरियत हूँ मैं, वो ये कहे और वो 16 दिन तो हो गए कर्फ्यू को, सपोजिंग 16 दिन और रख लेगा, उसके बाद 16 दिन और बढ़ा दे, तो दुनिया को क्या अपनी शक्ल दिखाएगा। मतलब है कि ये लोगों को, पूरी वादी को उसने कैद खाना बना दिया है। मुझे तो वो याद आ जाएगा कि यूरोपियन यूनियन में जब मैं फॉरेन मिनिस्टर था तो मैंने उनसे बात की थी, लॉबिंग भी की थी, तो यूरोपियन यूनियन की ह्यूमन राइट्स कमीशन ने एक रिपोर्ट दी थी, उसमें उन्होंने कहा था कश्मीर द मोस्ट ब्यूटीफुल प्रिजन ऑन अर्थ, यानी कि दुनिया का खूबसूरत तरीन कैद खाना। तो क्या उसको ये जेल बनाना चाहते हैं? तो वो सिचुएशन इंटरनेशनलाइज तो हो चुकी है कि जिस किस्म की कंसर्न आ रही है, और अगर सिक्योरिटी काउंसिल की आप मीटिंग भी देख लें तो हिंदुस्तान का ये कहना है जी नहीं इसकी तो अहमियत नहीं है जी, क्योंकि इसका तो कोई डिक्लेरेशन नहीं आया, कोई उनकी जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आई। तो अगर ये बात है तो मातम की सफ़ क्यों बच गई हिंदुस्तान में? मैं तो सारी दुनिया का मीडिया डेली फॉलो करता हूँ, हिंदुस्तान के भी 4 अखबारों को जो मेन राइटर्स हैं उनको भी फॉलो करता हूँ, तो वहाँ तो ये बिल्कुल माना जा रहा है कि मेजर फेलियर है इंडियन डिप्लोमेसी का। लेकिन इंडियन डिप्लोमेसी खाक करे जब ह्यूमन राइट्स की वायलेशन इस नहज पे पहुँच जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान चाहिए कहता रहे, लेकिन सिचुएशन इस किस्म की अब पैदा हो गई है कि कश्मीर में किसी सूरत में ये अब कंट्रोल उस तरह नहीं कर सकते। उसकी वजह है जैसे पहले करते रहे। पहले कश्मीर में 3 किस्म के तब नुक्ताए नज़र थे। एक जो अक्सरियत पाकिस्तान के साथ मिलना चाहती थी, एक लोग जो आज़ादी चाहते थे जो JKLF के बैनर के तहत थे, पहले जो हुर्रियत वाले थे वो पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते थे। बिल्कुल। तीसरा एक ग्रुप था जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय आइन के तहत रहते हुए कश्मीर के इलेक्शंस में हिस्सा लेता था, जैसे साबिक वज़राए आला उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती। उन दोनों को तो गिरफ्तार कर लिया है इन्होंने। कमाल मोदी साहब ने ये किया है, बल्कि मैं तो समझता हूँ मोदी साहब ने अपने ख़िलाफ़ खुद ही अपनी टीम के ख़िलाफ़ गोल कर दिया है, क्योंकि पहले कश्मीर में अगर 3 ओपिनियंस थे, आज सब इकट्ठे हो गए और सारे भारत से जान छुड़ाना चाह रहे हैं। तो इन्होंने क्या अचीव किया है मुझे इल्म नहीं। अब जब आप सलूशन की बात करते हैं, इस पे तो डिसएग्रीमेंट हो सकता है कि, और भारत भी क्या है, यूरोपियन यूनियन में या सिक्योरिटी काउंसिल में ये इख्तलाफ तो हो सकता है कि भाई हल क्या हो। क्या हल वो जो इंडिया चाहता है, क्या हल वो जो पाकिस्तान चाहता है, क्या हल वो जो कश्मीरी चाहते हैं। मेरा तजुर्बा मुझे बताता है, मशाहिदा, और मैंने जो डीलिंग की है बीजेपी की गवर्नमेंट से भी और कांग्रेस यानी कि वाजपेयी साहब की हुकूमत से और मनमोहन सिंह कांग्रेस की हुकूमत से, कि एक ही अब हल मुमकिन है जो कश्मीरियों के लिए काबिल कबूल हो और जिसको दोनों बाकी ममालिक की हुकूमतें और लोग एक्सेप्ट कर लें, वो भी कबूल कर लें। और हल है नहीं कोई। अगर कोई ऐसा हल जो मोदी साहब इम्प्रेशन दे रहे हैं अपने लोगों को कि जी मैं ऐसा हल ढूंढूंगा, कि क्या हल ढूंढेंगे? कश्मीरियों को कुचल देंगे? क्या करेंगे? जो करेंगे, एक चीज़ नहीं भूलनी चाहिए कि ठीक है कि फ़लस्तीन का कई दफ़ा लोग तज़करा कर देते हैं जी उनको भी तो 70 साल से दबाया हुआ है। देखें एक फ़र्क है फ़लस्तीन में और कश्मीर में, और वो ये है, मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, पाकिस्तान की दोस्त ममालिक हैं, उन्होंने इजराइल से कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है फ़लस्तीन पे। बेचारे फ़लस्तीनियों का जो भी हशर हो वो किसी न किसी दिन शायद को उसका हल निकल आए, लेकिन वो फॉर द टाइम बीइंग इजराइलीज़ का इतना बड़ा उनको थ्रेट नहीं है। पाकिस्तान का मसला ही और है। नस्ल के हिसाब से भी कश्मीरी पाकिस्तान में आबाद है। मैं कश्मीरी उनकी नहीं भी आबाद कर रहा जो आज़ाद जम्मू कश्मीर में है, जो पाकिस्तान के हर शहर में बसते हैं, कश्मीरी, अराई, जाट, उनमें कश्मीरी भी हैं। और उसके अलावा कश्मीर जो है उसके जो दरियाव हैं वो पाकिस्तान में आते हैं। वो तो सवाल ही पैदा नहीं कि हुकूमत कोई भी पाकिस्तान की कश्मीर पे ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ करे कि उसका कैरेक्टर, मसलन ये थ्रेट किया जा रहा है कि जी मोदी साहब अपने राइट बड़े सख्त जो सपोर्टर्स हैं, कट्टर हिंदुत्व के सपोर्टर्स, उनको ला के वहाँ आबाद करेंगे हिंदुओं को। पहले तो उनकी मैं अकल पे दंग रह जाऊँगा
मुझे या आपको को कह के जी आपको आला कोठी दे देते हैं बुरुंडी में, रवांडा में, या वहाँ जहाँ सिविल वॉर हो रही है, तो क्या आप वहाँ जाकर घर ले लेंगे? बिल्कुल नहीं। अगर हर वक्त आप या तो इंडिया की फ़ौज हर बंदे के घर जो हिंदू जाके आबाद हो 10 संतरी बार पोस्ट कर दे। नंबर 2, मोदी साहब ये कह रहे हैं कि वो वहाँ इन्वेस्टमेंट भी बड़ी कराएंगे, और उनका ये मेरा रियल रीज़न है। कौन पागल का अंधा, इन्वेस्टर से तो ज़्यादा बुज़दिल शायद दुनिया में कोई नहीं होता, चाहे अमेरिकन इन्वेस्टर हो, पाकिस्तानी हो, या भारत का इन्वेस्टर हो। इन्वेस्टर वहाँ इन्वेस्ट करता है जहाँ उसका सरमाया सेफ है। बिल्कुल। को पागल है कि वहाँ इन्वेस्टमेंट कर ले, फैक्ट्री लगा ले जिसको लोग रात को आग लगा दें। तो मतलब है कि ना वहाँ इन्वेस्टमेंट हो सकती है, ना ये जो इनका अगर प्लान है। हाँ, वो ज़माने गए, पाकिस्तान को उसकी वॉच करना चाहिए, इसलिए ह्यूमन राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कि अगर ये जैसे हमारी हुकूमत कह रही है एथनिक क्लेंजिंग, यानी कि लोगों को कत्ल करना शुरू करते हैं लार्ज स्केल पे, तो मैं नहीं समझता कि वो मुर्दा मुल्क में नाम उनके नहीं लेता जैसे चुप हैं, वो इस पे चुप रहेंगे। और ख़ास तौर पर इस्लामी ममालिक में उनको ये खतरा होगा अगर हुकूमतें चुप रही तो पब्लिक ओपिनियन चुप नहीं रहेगी। एक चीज़ है तो सब चीज़ें वापस होना मुमकिन है कि जो आर्टिकल 370 की बात हुई है, जो 35A का मामला है, क्या ये वापस हो सकता है? फिर इसका चीज़ का क्या हल है? देखिए, जहाँ वो कहते हैं ना अंग्रेजी में वे देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। अगर मोदी साहब को ये अंदाज़ा हो जाए कि भाई दुनिया भी जाग रही है, पाकिस्तान भी जाग रही है, पाकिस्तान के अवाम भी जाग रहे हैं, पाकिस्तान की फ़ौज भी जाग रही है, अगर उनको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि जो मेरा अल्टीमेट, अगर मेरे दिमाग के किसी खाने में छुपी हुई ये बात थी कि खुदा ना खास्ता कश्मीरियों को कत्ल करके हिंदुओं को आबाद करूँगा, वो होने वाला नहीं है। अगर ये नहीं होना तो जल्द या बदेर उनको ये समझ आ जाएगी। अब वो आप पूछेंगे कि जी फिर किस तरह होगी? अभी उन्होंने यूनियन टेरिटरी बनाई है, लेकिन साथ ऐलान किया है कि जम्मू कश्मीर की रियासत बहाल होगी। वो दूसरा मामला है कि वो उसमें से निकाल सकते हैं लद्दाख को या नहीं, क्योंकि चीन ने तो सख्त एतराज़ कर दिया। वो कहता है हमारी सॉवरेंटी पे हमला किया है इंडिया ने, लद्दाख पे तो उनके क्लेम्स हैं। वो तो मेरा इसलिए कहना यह है कि जब भी वो स्टेज आएगी, अगर वो जम्मू कश्मीर की असेंबली रिवाइव भी हो जाती है, तो तनाज़ा जो है वो जम्मू कश्मीर का और ख़ास तौर पर कश्मीर की वादी का है, वो ऐन उसी बुनियाद पर हो सकता है जिसका मैंने अपनी किताब में भी जिक्र किया है। लेकिन पहले विल तो होनी चाहिए। अब विल मोदी साहब में सरे दस्त नज़र नहीं आ रही, हालात मजबूर करेंगे। और मुझे ये नज़र आ रहा है कि 21वीं सदी में वो मुमकिन नहीं जिसकी तरफ मैं इशारा कर चुका हूँ कि मोदी साहब शायद वो चाहते हो, वो मुमकिन नहीं होगा। अच्छा, लेकिन एक चीज़ जो पाकिस्तान के रोल के हवाले से कि पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया के ममालिक से राब्तों में भी है, सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ, उस इजलास में भी खातिर खा चीज़ें बेहतर हुई। आलमी दुनिया के जो पाकिस्तान के इस वक्त साथ की या कश्मीर के मामले के हवाले से इस अमल को आप किस तरह से देख रहे हैं? बेहतर है ये? देखिए, मैंने तो एक चीज़ ही देखी है क्योंकि मैं 5 साल फॉरेन मिनिस्टर रहा हूँ। हर मुल्क बहुत सेल्फिश होते हैं लोग और अपना मफाद देखते हैं। बिल्कुल। पाकिस्तान की इकॉनमी कमज़ोर है, लेकिन जिस वजह से पाकिस्तान को इग्नोर नहीं किया जा सकता, एक उसका महलो वकू, एक उसकी बड़ी आबादी, और सबसे बढ़ के ये कि उसकी बहुत मजबूत फ़ौज और वह न्यूक्लियर पावर है। सही। बदकिस्मती है, हमारी इकॉनमी बहुत कमज़ोर है। इस तरफ हमें तवज्जो देनी पड़ेगी। अगर आप लॉन्ग टर्म सोल्यूशन कश्मीर का या कुछ भी ढूंढ रहे हैं, अगर हमसे जो मुल्क इतना पीछे थे आगे आज निकल गए हैं, ये आज बहस नहीं, लेकिन इसके बाद बग़ैर मामला आगे नहीं चलेगा। कोई तो वजह है ना कि कई मुस्लिम ममालिक जो हैं जिनकी भारत से बहुत ज़्यादा तिजारत है, वो चुप कर गए हैं, भारत को सपोर्ट तो नहीं कर रहे, लेकिन उन्होंने इसमें कोई एक्टिव रोल अदा नहीं किया। उसकी वजह है कि दुनिया का ये एक दस्तूर है कि लोग अपना उल्लू सीधा करते हैं। और अगर आपकी अरबों डॉलर भारत के साथ, भारत की इकॉनमी बहुत बड़ी है और अरबों डॉलर अगर उनकी तिजारत है, पाकिस्तान की इकॉनमी जो है हमें उसको ध्यान देना पड़ेगा। कोई सिक्योरिटी आपकी जो है गारंटी नहीं कर सकता। ये तो आपकी खुशकिस्मती है कि आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अगर मोदी साहब का दाव लगता और आपकी फ़ौज इतनी मजबूत ना होती तो मोदी आपको पता नहीं क्या कुछ कर जाते हैं। इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मोदी वो नहीं कर सकेंगे।
आपके पास टाइम है, आप मुल्क में इत्तेहाद पैदा करें, यूनिटी, इंटरनल यूनिटी हो, मईशत को इम्प्रूव करें। कश्मीर 2 हफ्ते में नहीं हल होगा। आप कहेंगे जी कसूरी साहब जो बात कर रहे हैं इसमें 2-4 साल लग जाए, 4 साल, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? 70 साल नहीं गुजरे आगे। लेकिन कश्मीर को, कॉज को पाकिस्तान छोड़ नहीं सकता, और मैंने उसकी वजूहत आपको जो इसमें है वो ये OIC के किरदार के, सिक्योरिटी काउंसिल के साथ साथ जो है वो OIC के भी किरदार के हवाले से तो मामला बहरहाल कसूरी साहब वो भी तो है। सिक्योरिटी काउंसिल में मैं आता हूँ, OIC पे भी मैं आऊँगा। सिक्योरिटी काउंसिल का मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा जो मुझे पहले कहनी चाहिए थी, जिस चीज़ से मुझे खुशी हुई है वो ये कि मसलन रूस भारत का इत्तेहादी था, भारत वेपन्स भी रूस से लेता है। रूस अगर चाहता तो ये डिबेट ना होती, इसलिए नहीं कि वो वीटो पावर ही एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है। एक इतने बड़े मुल्क का अगर कह जी नहीं होनी चाहिए, जैसे चीन कह रहा था होनी चाहिए, या अमेरिका ही कह रहा था नहीं होनी चाहिए जी, तो फिर ये बहस भी ना होती। इसका मतलब है एक तो किसी ने पूरा जोर नहीं डाला कि नहीं बहस नहीं, बात नहीं होनी चाहिए कश्मीर। तो कश्मीर का मामला इस लेवल पे आ गया कि रूस जैसा मुल्क न्यूट्रल हो गया, चीन ने तो खुल के हमारी सपोर्ट की। मुझे बरतानिया पे खुशी है कि जो रिपोर्ट्स आई हैं वो ये हैं कि परमानेंट मेंबर्स में बरतानिया जो है उसने सपोर्ट किया चीन को कि इसका जो स्टेटमेंट है आना चाहिए सेशन के बाद। तो ये एक इम्प्रूवमेंट है। तो भारत को ही सोचना पड़ेगा कि अमेरिका जो आज से 3 महीने पहले कर पाकिस्तान को गालियाँ उस तरफ से दी जा रही थी, और प्रेसिडेंट ट्रंप जिस किस्म की ज़बान पाकिस्तान के बारे में इस्तेमाल कर रहे थे, और उनकी जो नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन आ गई थी, उनकी जो डॉक्यूमेंट छप गई थी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, उसके बाद तो पाकिस्तान की तरफ ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ गया। और इन्होंने जो अभी ट्वीट किया है जिसमें भारत में आग लगी हुई है, तो भारत ये कहता था कि पाकिस्तान और इंडिया को आप डीकपल करें, इनको इकट्ठा ना लें, आप पाकिस्तान इंडिया का सेपरेट करें। तो अब ये हुआ है कि उन्होंने दोबारा पाकिस्तान इंडिया का इकट्ठा जिक्र किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान का, वज़ीर आज़म मोदी का, दोनों को कहा मेरे दोस्त हैं, दोनों से कहा कि मैं स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात कायम करना चाहता है अमेरिका। तो अगर अमेरिका न्यूट्रलिटी की तरफ आ रहा है बावजूद इसके कि उसकी चीन से उठन गई है, चीन पाकिस्तान का बहुत करीबी दोस्त है, तो पाकिस्तान की एक कामयाबी है। और भारत इस पर खुश नहीं हो सकता, जो मर्जी पब्लिकली वो कहे। मैं आपको तजुर्बे का सकता हूँ, तो अमेरिका की पॉलिसी में 3-4 महीने में तब्दीली आई है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की विजिट भी बहुत कामयाब हुई है वहाँ। जो पाकिस्तान आर्मी के ताल्लुकात बेहतर हुए हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा जब गए, पेंटागन में उनका बहुत वार्म रिसेप्शन हुआ है। ये सारी चीज़ें आपको ये दिखाती हैं कि रूस, बरतानिया और अमेरिका, इनमें चेंज आई है। चाइना तो हमारा उसने खुल के सपोर्ट किया। फ्रांस में एक पोजीशन है, याद रखना चाहिए कि फ्रांस के लिए बड़ी मुश्किल ये पड़ी है कि उनके साथ बहुत महंगा सौदा राफेल का, जिसको जो भारत के इलेक्शन में भी हिस्सा बना था, भारत प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ जा रहे हैं और भारत का उनसे बहुत बड़ा मुआहदा हो चुका है, इसलिए वो ज़रा चुप रहे हैं फ्रांस वाले। नहीं तो नॉर्मली ह्यूमन राइट्स में, अगर मैं आपको आज प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, अगर ह्यूमन राइट्स सिचुएशन इम्प्रूव ना हुई तो फ्रेंच गवर्नमेंट अंडर पब्लिक ओपिनियन प्रेशर बदलेगी। क्योंकि फ्रांस में ये मुमकिन नहीं होगा कि हिंदुस्तान यही जो 16 दिन से है और यही काम जारी रखे और बच्चों को मारता जाए, पैलेट गन्स यूज करे, उनको उनकी बिनाई ज़ाया कर दे। क्या ज़्यादा बात होती है। P5 के ममालिक में 4 ममालिक ने पाकिस्तान का बड़ा भरपूर इस तरह से साथ भी दिया, लेकिन OIC के हवाले से बड़ी मायूसी रही है कसूरी साहब। इसी का आपने जिक्र किया। देखें बात यह है कि मैं तो आगे भी वो कह चुका हूँ, ठीक है, हम तो यही अब तो कह लेना चाहिए कि बावजूद इसके कि भारत की मईशत बढ़ी है, बावजूद इसके कि भारत का बहुत उनसे ज़्यादा तिजारत है, बावजूद उसके कि आजकल ख़ास तौर पर हमारी मईशत कमज़ोर है,
इसके बावजूद उन ममालिक के जिनके भारत से बहुत ज़्यादा तिजारत है, उन्होंने भारत को सपोर्ट नहीं किया। मुझे पता है कि इस्लामी उम्मा इस पर खुश नहीं, वो ये चाहती थी कि वो पाकिस्तान की सपोर्ट करें। लेकिन मैं इस जो मुस्बत पहलू ढूंढने की कोशिश जो कर रहा हूँ वो ये कि इंडिया की तमाम तरह अट्रैक्शन के बाद इकोनॉमिक अट्रैक्शन, वो जानते हैं कि उन ममालिक की आबादी जो है वो उनसे नाराज़ होगी अगर वो भारत को सपोर्ट करें। तो ये आपकी बात ठीक है, इसको मानना चाहिए कि OIC में जो बड़े बड़े मुल्क हैं उनके अपने मफादात हैं, और पाकिस्तान इस बात की, मैंने कहा कश्मीर को 2 हफ्ते में हल नहीं होने वाला। पाकिस्तान इंशाअल्लाह अपनी मईशत मजबूत करेगा और करनी चाहिए, और मुल्क के अंदर अंदरूनी यूनिटी होनी चाहिए। तो आप देखेंगे कि ये मुल्क जो सरे दस चुप हैं ये कंपेल हो जाएंगे बोलने पे। तो OIC का मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें एफर्ट जारी रखनी चाहिए। एक हमारा फोरम है और उससे नाराज़गी का पब्लिक इजहार नहीं होना चाहिए। वहाँ के अवाम हमारे दोस्त हैं, हुकूमतें जो हैं वो सारी दुनिया में प्रैग्मेटिक होती हैं, और वहाँ इंडिया के साथ इकोनॉमिक ताल्लुकात बिल्कुल सही। हमारे साथ ही रहेगा। मैं एक ब्रेक लेना है नाज़रीन। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे फिर कुछ बात करेंगे कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान के मामले के हवाले से कहा जा रहा है कि अनकंडीशनल सपोर्ट नहीं करनी चाहिए। इस पर कसूरी साहब की भी राय लेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं और दोबारा से हम वापस आते हैं कश्मीर के मामले के हवाले से और पाकिस्तान के खारजा पॉलिसी के हवाले से। इस वक्त हमारे साथ साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी साहब मौजूद है। कसूरी साहब, एक चीज़ में अफ़गानिस्तान में अनकंडीशनल सपोर्ट, ये जब कश्मीर का मामला हुआ बहुत ज़्यादा ये बात हुई कि पाकिस्तान को चाहिए कि आलमी दुनिया पर, ख़ासतौर पर अमरीका पर ये प्रेशर डाले और अनकंडीशनल सपोर्ट नहीं होनी चाहिए। अफ़गानिस्तान के अमन अमल के हवाले से जो पाकिस्तान कर रहा है, कंडीशनल कर देना चाहिए कश्मीर के हवाले से। क्या इस किस्म का पॉलिसी होनी चाहिए पाकिस्तान की जानिब से? नहीं, ये नॉनसेंस है जी, छोड़े। नहीं, टोटल नॉनसेंस है ये। बिल्कुल उसको कुछ सिरा पैर ही नहीं कि आप ये करें वो करें। आपके तो अपने मफाद में है अफगानिस्तान में अमन। हम दुनिया को तो लेक्चर दे दे के थक गए हैं। हम तो कहते हैं जी हम विक्टिम है टेररिज्म के, हम हैं। हमारी फौज ने, हमारे जवानों ने जो कुर्बानी दी है टेररिज्म के खिलाफ, किस मुल्क ने दी है, और बहुत ज़बरदस्त कामयाबी भी हासिल की है। ये देखें, ऐसी बात अनरियलिस्टिक नहीं करनी चाहिए अपने लोगों को उल्लू बनाने के लिए। बात सीधी है, अफ़गानिस्तान में अमन पाकिस्तान के हक में है। पाकिस्तान को पूरी कोशिश करनी चाहिए। पाकिस्तान गवर्नमेंट और आर्मी दोनों ट्राई कर रहे हैं। ISI ने पहले दिन से जब ये कतर में दफ्तर खोला था उसमें भी एक पॉजिटिव रोल अदा किया था, और वो हमारे मुल्क के मफाद में है कि नज़र आना चाहिए कि हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव है तालिबान को और अमेरिकन हुकूमत को करीब लाने में, और उस जो गुडविल हमने अर्न किया है उसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। कोई इंटरनेशनल रिलेशन में ये नहीं होता कि आप ये शर्त लगा दें, तो वो ऐसी बात नहीं है, हमारे मफाद में है। हाँ, हम जब ये रोल अदा करते हैं तो आपका क्या ख्याल है, ट्रंप साहब क्यों बोल रहे हैं? उनको अंदाज़ा हो गया कि यार ये तो अफ़गानिस्तान से मैं फ़ौजें निकालना चाह रहा हूँ, और पाकिस्तान तो पॉजिटिव रोल अदा कर रहा है। तो इंडिया अगर ये काम करेगा तो मुझे खुद सेटबैक होगा। तो ये वो आप खुद ही आप अचीव कर रहे हैं, आपको किसी बयान देने की ज़रूरत नहीं कि ये सिर्फ सब। एक चीज़ जो हमें ह्यूमन राइट्स की सूरत हाल है बहुत ही नागुफ्तब है इस वक्त कश्मीर के अंदर, तो इस चीज़ का भी प्रेशर भारत पर नहीं पड़ रहा क्या कि वो कर्फ्यू तक को अभी तक नहीं हटा पाया है? बिल्कुल होगा, मैं कैसे मान जाऊं कि नहीं। आप देख लीजिए जिन मुल्क, मैं क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया कोड थिंक टैंक्स को रेगुलरली डेली बेसिस पे फॉलो करता हूं, जहां कश्मीर का नाम नहीं आ रहा था, न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन अफेयर्स, जो मेजर थिंक टैंक्स हैं दुनिया के बड़े अखबारात, बरतानिया के, फ्रांस के, यूरोप के दीगर ममालिक के, आप थिंक टैंक्स देख लें, राइटर्स देख लें, ह्यूमन राइट्स पे जो इतनी ले-दे हो रही है कि वो मुल्क जिनके वो जो पाकिस्तान को ब्लेम करते थे अफ़गानिस्तान में कि जनाब ये जो हम पे चार्ज लगाते थे कि हम सपोर्ट करते हैं जी, हमसे मदद भी लेते हैं और सपोर्ट करते हैं तालिबान की, वो मुल्क भी
आप देखें उनके थिंक टैंक्स और उनका मीडिया टोटल भारत पे अटैक कर रहा है। कश्मीर को इस तरह भारत ने उजागर किया कि मैं तो ये कहूँगा कि मोदी ने ये काम करके अपने खिलाफ गोल कर दिया। यानी कि 3 जो पब्लिक ओपिनियन के वहाँ सेक्टर्स कश्मीर में थे, हुर्रियत वाले, आज़ादी वाले और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हिस्सा लेते थे इलेक्शंस में, यानी महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला की पार्टीज, सारों को इकट्ठा कर दिया। अगर आपने सबको इकट्ठा कर दिया है तो गोल तो उन्होंने अपने खिलाफ बिल्कुल बहरहाल बड़ा ज़रूरी है। और इस वक्त तो भारत पर प्रेशर भी डेवलप हो रहा है। वो गलत तरीके से पोर्ट्रे अपने मीडिया के अंदर भी ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी कर्फ्यू के बावजूद या कर्फ्यू हटा लिया गया, बच्चे स्कूलों में दाखिल हो रहे हैं, जा रहे हैं, ये तमाम तर चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हकीकत पूरी दुनिया का इस वक्त थिंक टैंक या मीडिया वो भी दिखा रहा है। बहुत शुक्रिया खुर्शीद कसूरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक वज़ीर ख़ारजा। और आगे बढ़ेंगे आप कुछ कराची की सियासत के हवाले से और कराची के कचरे की सियासत के हवाले से भी बात कर लेते हैं। साबिक मेयर और मौजूदा मेयर भी आमने सामने आ गए और साबिक वज़ीर बल्दियात भी इस तमाम तर अमल में सामने आए हैं। हम बात कर लेंगे सईद गनी साहब की। और सईद गनी साहब कहते हैं कि कराची के कचरे को हम सबको मिलजुल कर साफ़ करना है। कराची की सफाई मुहिम या कचरे पर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और MQM वो मिलकर पॉइंट स्कोरिंग कर रही है और MQM इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बी टीम का रोल भी अदा कर रही है। सिंध में पीपल्स पार्टी की इमेज को नुकसान पहुंचाया जा रहा है बाकायदा साजिश के तहत। और साबिका मेयर और पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि चेयरमैन वसीम अख्तर का नाम ECL में डाला जाए, सारी जिम्मेदारी शहरी हुकूमत पर आयद होती है। वसीम अख्तर से हिसाब लिया जाए, बहुत पैसे निकलेंगे। नालों की सफाई, कचरा उठाने का इख्तियार मेयर कराची का है। तो ये मेयर मौजूदा जो हैं उन्होंने जवाब में ये कहा है कि किसी भी तौर पर ECL में नाम ना डाला जाए उस शख्स का, क्योंकि इन्होंने बल्दियाती इलेक्शन के बाद, शिकस्त के बाद इस मुल्क से जाना है। साथ ही साथ कुछ सख्त किस्म के अल्फाज भी उन्होंने इस्तेमाल किए हैं वसीम अख्तर ने, लेकिन बहरहाल वो जो उनकी तरफ से इस्तेमाल किए गए अल्फाज हैं वो हम इस्तेमाल नहीं करते। उन्होंने उनके दिमागी तवाज़ुन के हवाले से भी बात की है और कहा है कि किस तरह से एक ऐसे शख्स को कराची में आकर लादा गया। साथ ही साथ उन्होंने एक बड़ा अहम पॉइंट उठाया कि कराची को अंडर पासिस की ज़रूरत नहीं थी, कराची को सीवरेज सिस्टम की ज़रूरत थी, जिस वक्त मुस्तफ़ा कमाल ने कराची के हर जगह पर अंडर पासिस बना दिए हैं। तो ये अब मुसलसल एक दूसरे पर लफ्ज़ी गोलाबारी दोनों जानिब से की जा रही है। अब देखना ये कि सारे अमल में कराची वालों का कोई भला होता है नहीं, क्योंकि कराची में सफाई का मामला है और पिछले 10 साल में सूबाई हुकूमत या शहरी हुकूमत ज़िम्मेदार है, उन्होंने कराची वालों पर रहम नहीं किया। अभी भी सूरत हाल वैसी ही नज़र आ रही है। बहरहाल इसमें देखते हैं कि अगला अमल क्या नज़र आता है कि ये लेट्स कराची क्लीन मुहिम जो है वो कितनी कामयाब होती है और सूबाई हुकूमत इसमें क्या साथ देती है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ा अहम मामला है कराची की सफाई से रिलेटेड और वो है प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल। प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल पहले भी पाबंदियाँ लगी नहीं, लेकिन इस बार भी इस्लामाबाद से उसका आगाज़ हुआ है। सिंध हुकूमत ने बाकायदा तौर पर उस पर कैंपेन का भी आगाज़ कर दिया है कि प्लास्टिक बैग की बंदिश की जाए, कपड़े के थैलों का इस्तेमाल किया जाए, कि जो बहुत बड़ा कचरे में रुकावट हो रही है, नालों में जो रुकावट हो रही है और कचरे में तादाद में बढ़ रहा है। इवन समंदर में जाकर भी सूरत हाल, अभी आज बोल न्यूज़ पे ही जो खबर चलाई वो उसमें था कि मछलियाँ भी उससे मुतासर हो रही हैं। तो ज़ीशान अहमद हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, आगाह कीजिएगा, कचरा कितना होता है जिसमें प्लास्टिक बैग जो हैं वो कितने फ़ीसद शामिल होता है और इससे क्या नुकसान हो रहा है? जी बिल्कुल, कराची के अंदर यौमिया बुनियादों पर तकरीबन 13 से 14 हज़ार टन कचरा पैदा होता है और इस कचरे के अंदर तकरीबन 60 से 70% हिस्सा जो है वो प्लास्टिक का यानी प्लास्टिक बैग्स का होता है, जो कि सेवरेज निज़ाम में ख़राबी का बाइस बनता है। और यही हाल होता है जो अब हम बारिशों के बाद देख रहे हैं कि नाले चौक हो चुके हैं। नालों पर जब कचरा हम देखते हैं तो वहाँ पर भी हमें प्लास्टिक बैग नज़र आते हैं। सिंध हुकूमत ने एक बार फिर अच्छा इक़दाम किया है कि प्लास्टिक बैग्स के ऊपर पाबंदी आयद कर दी है। पहले भी ये पाबंदी बारहा लगाई जाती रही है, मगर इस पर अमल दरामद जो है वो नहीं होता दिखाई दिया। मगर अब कहा गया है कि अक्टूबर से इस पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। और यहाँ पर सूरत हाल जो थोड़ी सी मार्केट के अंदर हम देख रहे हैं कि तमाम ही अशिया जो हमें दिखाई देती हैं वो प्लास्टिक के अंदर रैप हमें दिखाई देती हैं। जब लोग अपना सौदा सल्फ लेते हैं तो प्लास्टिक बैग्स के अंदर लेते हैं और तमाम जो दीगर डिस्पोजेबल बॉटल्स आती हैं या दीगर अशिया आती हैं वो भी प्लास्टिक के अंदर आती हैं। यहाँ पर दुकानदारों से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि प्लास्टिक बैग अगर बंद हो जाते हैं तो उन पर क्या असर पड़ेगा। चलिए मुझे थोड़ा सा बताइएगा, प्लास्टिक बैग पर पाबंदी लगा रही है हुकूमत, अगर प्लास्टिक बैग पर पाबंदी लग जाती है तो क्या असर पड़ेगा आप लोगों के कारोबार पर?
कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पहले भी होता है, पहले पाबंदी लगी, अब लग जाएगी, क्या फ़र्क पड़ेगा? ये कुछ फ़ायदा नहीं है इस चीज़ से। पहले भी 1-2 साल उन्होंने कहा है कि अक्टूबर से सख्ती से अमल दरामद कराएंगे और देख लेंगे, हम भी, आप भी यहीं पर, हम भी, आप भी। लग जाएगी तो लोग चले जाएंगे कपड़े के थैलों पर या कागज़ थैली पे आ जाएंगे फिर। अगर पहले भी हम देखते थे कि पहले भी कागज़ की थैलियाँ हुआ करती थी या लोग घरों से सौदे के लिए कपड़े के थैले लाया करते थे, तो वो तरीका अच्छा नहीं है। वो ज़्यादा बेहतर है। अब सबको आदत पड़ गई, दूध की थैली भी प्लास्टिक की थैली, कपड़े में प्लास्टिक की थैली, हर चीज़ प्लास्टिक चल रहा है आजकल, नालों में प्लास्टिक चल रहा है। यहाँ पर लोगों का भी यही कहना है, थोड़ा सा अगर कामिल मेरे साथ आ सकें तो सामने अगर कचरा हम देखें तो डस्टबिनों में कचरा पड़ा हुआ है, मगर कचरा भी हम देख रहे हैं कि तमाम का तमाम जो है वो प्लास्टिक पर मबनी हमें दिखाई दे रहा है। सामने अगर थोड़ा सा जूम कर सकें तो डस्टबिन पड़ी हुई हैं और इसके ऊपर कचरा जो जितना दिखाई दे रहा है हमें वो सारा प्लास्टिक का दिखाई दे रहा है और यही कचरा, यही प्लास्टिक जो है वो चोकिंग का बाइस बनता है और नदी नालों की सूरत हाल जो है वो ख़राब होती है, सीवरेज का निज़ाम जो है वो बैठ जाता है, जिसका लामोहला खुमियादा जो है वो शहरियों को भुगतना पड़ता है। सिंध हुकूमत ने इस बार जो पाबंदी लगाई है तो शहरियों भी थोड़ा सा उनसे कोऑपरेट करना पड़ेगा कि प्लास्टिक यूज़ ना करें, बल्कि घरों से कपड़े के थैले जो हैं वो शॉपिंग के लिए यूज़ करें। इसके अलावा जो कागज़ के थैले हैं उनको थोड़ा सा फ़रोग़ दिया जाए तो ही ये मुहिम जो है वो कामयाब हो सकती है। जी बहुत शुक्रिया ज़ीशान अहमद, हमें तफसीलात से आगाह कर दे। हुकूमती इक़दामात को बहरहाल अब आवाम ने मिलकर हल करना है, क्योंकि एक रिसर्च के मुताबिक प्लास्टिक का जो इस्तेमाल है, उस प्लास्टिक को हम अपने खाने पीने की अशिया से लेकर फ़ज़ा तक जो उसका इस्तेमाल होता है, तो करीब 1 महीने में एक शख्स के अंदर एक जो कपड़ों का हैंगर है उस जितना प्लास्टिक एक शख्स के अंदर जा रहा है। ये भी बहरहाल पाकिस्तान के अंदर एक ख़तरनाक सूरत हाल है इंसानी सेहत के लिए। इसलिए ख़ुद भी आपको कोशिश करनी और शहर को साफ़ रखने में भी प्लास्टिक का इस्तेमाल तर्क होगा तो बेहतरी भी हो जाएगी। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।